बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द नाइट शो। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे अपने मेहमान के साथ, लेकिन उससे पहले एक बात जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। वासिफ अली वासिफ का एक कॉल है, अता में ख़ता का सवाल होगा, और ये मेरा ज़िंदगी का फेवरेट कोट है जो कि मैं हर जगह पर कोट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम सबको लगता है कि जो कुछ हमें मिला हुआ है ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और हम इसको यूटिलाइज़ करेंगे और इसके बारे में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। लेकिन हम जो कुछ भी कर रहे होते हैं ज़िंदगी में, हमें उसका जवाब देना होता है। और उसके साथ अब जबकि बात होती है जॉब मार्केट की, जो कि बहुत सैचुरेटेड है पूरी दुनिया में, लोगों को मुलाजमत के लिए, मौक़ों के लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है। तो जो एक टिप है उसके लिए वो ये है कि दुनिया उस चीज़ को पे नहीं करती कि आपके पास सलाहियत क्या है, आपके पास जो है डिग्री क्या है, आपने सीखा क्या है, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। जिस चीज़ को वैल्यू किया जाता है वो ये है कि जो कुछ आपने सीखा है, पढ़ा है, उसको आप इस्तेमाल कैसे करते हैं, उसको आप यूटिलाइज़ कैसे करते हैं, उसको आप किस तरफ जो है उसमें एक नयापन लेकर आते हैं और जिद्दत लेकर आते हैं। अगर देखा जाए तो ये जो स्पिरिचुअल एंगल मैंने आपके साथ शेयर किया और ये जो एक मटेरियलिस्टिक या जॉब मार्केट का पर्सपेक्टिव या पॉइंट ऑफ व्यू है दोनों असल में एक ही बात कि जो चीज़ हमें अल्लाह की तरफ से मिली है या जो कुछ हम कर रहे हैं, हम उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, हम उसको किस तरह से जो है बेहतर बनाते हैं अपने लिए या नुकसान का सबब बनाते हैं, ये फ़ैसला और इख्तियार हमारे पास होता है और हमेशा हमारे पास रहता है। सो इस इख्तियार के ऊपर ही ज़िंदगी की कामयाबी भी है और ज़िंदगी के बाद जो हमारी ज़िंदगी है और दुनिया है उसकी कामयाबी भी है। इसी एक थॉट के साथ एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद मिलेंगे अपने आज के मेहमान से। वेलकम बैक। आज हम मिलने जा रहे हैं पाकिस्तान के एक ऐसे सिंगर से हु सिंगर टर्न म्यूजिशियन, और उन्होंने ये साबित किया कि वो सिंगर भी बहुत अच्छे थे और जब वो उन्होंने दूसरों को गवाया है और कंपोजिशंस दी हैं तो वो भी बहुत अच्छी हैं। फिर जो शागिर्दी इन्होंने की उसकी वजह से भी इनको बहुत एक जिसे कहना चाहिए शोहरत भी मिली, एक ख़ास मकाम भी हासिल है म्यूज़िक इंडस्ट्री में, क्योंकि ए.आर. रहमान के साथ इनकी जो वाबस्तगी है उन्होंने भी इनके करियर पर, इनकी ज़िंदगी पर बहुत सा इम्पैक्ट किया। समझ तो आप गए होंगे। आज हम मिलने जा रहे हैं वन एंड ओनली शिराज उपल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? I'm good, how are you? I'm good, wonderful. So from 1995 onward, a journey of success. जी माशाल्लाह। नहीं, शुरू में सक्सेस नहीं थी। नहीं थी? 1995 was your blockbuster baby was. हाँ, मतलब it was just one song जो कि 6 हफ्ते नंबर 1 पे रहा था। उसके बाद कंपनी वाज आफ्टर मी कि हमें एल्बम चाहिए आपकी, वी नीड टू रिलीज इट। मैंने कहा मुझे तो गाने बनाने नहीं आते, एक बनाया मैंने गाना, एंड आई वाज स्टडीइंग एज वेल। तब मैं बीकॉम में था प्रॉब्ली, तो फिर वो बात आई गई होगी। फिर वो जो प्रॉपर शुरू किया था वो 2003 यस, और फिर 2004 ऊपर नीचे जो है आपके ब्लॉकबस्टर्स आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह। सो उस वक्त तक ये जहन बना लिए थे कि अच्छा नहीं म्यूजिक करना है, और म्यूजिक जहन तो शुरू से ही बनाया हुआ था। मतलब एक दफ़ा जब जहन बन जाता है किसी भी चीज़ का, देन आई डोंट लुक बैक कि अच्छा ये नहीं करना, या सेकंड थॉट्स नहीं आते हैं। कैसे बना था जहन, क्यों? पता है क्या होता है कि जब आप ग्रो अप कर रहे होते हैं ना, तो गाता हर कोई है, बाथरूम सिंगर्स होते हैं, तो जब आप नोटिस होना शुरू हो जाते हैं ना, कोई फैमिली में से आपका कोई मेंबर या कोई फूफी चाची कोई कहती है तू तो बड़ा सोना गाना है, देन दे गिव यू अ बूस्टर, ईगो बूस्ट करते हैं आपकी। अच्छा यार, किसका कमेंट था? मेरी फूफो थी, हाँ, उन्होंने मुझे कहा था। अच्छा वाकई। तो आई वाज इन ग्रेड 10th आई गेस। तो फिर ऐसी शौक तो था ऑफ कोर्स, लेकिन ये नहीं पता था कि सिंगर बनना है। तो आहिस्ता लगता है जो ख़वातीन के जो कमेंट है ना वो यूजुअली बड़े टू द पॉइंट होते हैं। हाँ, बिकॉज और तो कोई घर में मेरे ख्याल में मेरे फादर तो कभी ना देते हैं कमेंट, बिकॉज ही वाज वेरी स्ट्रिक्ट एंड ही वाज इन द आर्मी, तो टोटली अगेंस्ट म्यूजिक। व्हाई, हाउ कम कि यू वर नॉट इन आर्मी देन? आप इंस्पायर नहीं हुए? शुरू में था मुझे, मैं जैसे 10th ग्रेड की बात करूँ तब तक मुझे आर्मी में जाने का बहुत शौक था, लेकिन बाद में जब म्यूजिक की तरफ डाइवर्ट हुआ माइंड, तो फिर आर्मी पीछे रह गई। अच्छा, इन दोनों में से सैया वे और तेरा ते मेरा, व्हिच वन इज योर फेवरेट? तेरा ते मेरा, ऑफ कोर्स। तेरा ते मेरा ना, दैट वाज माय बिगेस्ट हिट बिकॉज़ इट गेव मी अ ब्रेक। तो तेरा ते मेरा इसलिए। तो थोड़ा सा अगर हम बैठे बैठे गुनगुना सकते हैं, बिकॉज़ मुझे बहुत पसंद है गाना। ओके ओके, ऑलराइट। याद जद आवे नींदर भी उड़ जावे, तू ही दस मैनू की करां, हवा परदावा जींदा न मरदावा, जान मंगे ते जी करां,
रह नहीं सकदा सह भी नहीं सकदा मैं विछोड़ा यार दा आके मिल जा दे जा तू दिल नू आसरा हुण प्यार दा आसरा हुण प्यार दा तेरा ते मेरा मेरा ते तेरा हज़लां दा सोहणीए प्यार नी आ जा ते बह जा फुल्लां दी छावें कर लईए कॉल करार नी। वाह, ब्यूटीफुल। तो जो कॉल करार हुए थे वो गाने के बाद हुए थे कि गाने से गाने पहले? बहुत पहले हो चुके थे। बहुत पहले हो चुके थे। सो यू व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम यू एक्सपीरियंस लव? लव आई डोंट नो एट द एज ऑफ 17 probably 17। हाँ, लेकिन बाद में आके आपको रियलाइज होता है probably that was Some too kind- early or probably infatuation फर्क जिसको क्या आप है? लव का नाम। हाँ, फर्क कैसे करते हैं? ये इन्फैचुएशन है, ये असल पता प्यार है है। लोगों से ही सुना है मुझे तो प्यार का मतलब भी नहीं पता मुझे लगता है। वाकई किया आपने इतना किया धांसू है, है, मुझे लगता है ना? मुझे लगता है मैंने किया। आपको लगता है हाँ। आपने किया? नहीं, मुझे लगता है हमने जो सुना था कि आपकी लव मैरिज नहीं, है। of course and love you were- marriage हाँ, है, but I can't define love. really? Hmm. तो व्हाट वाज दैट फीलिंग कि जिस पे आपने लगा नहीं ये बंदी और पूरी जिंदगी इसके साथ मैं गुजार लूंगा? आई मीन अच्छा। डिसीजन। I don't think, I just do. रियली? हर मामले में मतलब कभी भी आपको बहुत सोचता नहीं। मुझे इंस्टेंट क्लिक की और मैं उसको जानता भी नहीं था। आयशा को भी स्टडिंग इन MBA और एक सेमेस्टर जूनियर थी मैं। द मोमेंट आई सॉ हर तो मैंने कहा आई वांट टू गेट मैरिड टू हर। अच्छा सो immediately I proposed her. अच्छा डायरेक्टली? You don't even know me. मैंने कहा जितना मुझे जानना है उतना मैं जान गया हूँ आपको। अच्छा, और वो जानना क्या था? सो दैट हमें अंदाजा तो हो ना कि कैसे पता चलता है? एक घंटी बजती है कोई या देखिए कुछ? शुरू में जानना जो होता है ना, सबसे पहले जो कोई भी चीज़ अट्रैक्ट करती है एक इंसान को, कहूँगा मेल फीमेल की बात, अगर मतलब मेल को फीमेल में, फीमेल को मेल में, दोज आर द लुक्स मेरा ख्याल है। पहली चीज़ लुक्स ही है ना। यस। हमें तो नहीं पता उस बंदे की बहुत सारे लोग पर्सनालिटी डिनाई कैसी करते हैं। है। हाँ। हाँ। लोग बड़े डिनाई करते हैं, नहीं दिल अच्छा था। नहीं, सबसे पहली चीज़, फर्स्ट थिंग दैट अट्रैक्ट्स आर द लुक्स। आपने तो बात भी नहीं की किसी से, तो फिर आहिस्ता जब आप उससे बात करना शुरू करते हैं, फिर आप जानना शुरू करते हैं उस इंसान को। और जानने के भी कुछ दो तरीके होते हैं। एक आप इमीडिएटली जान लेते हैं इंसान को, एक आप कई दफ़ा साथ रहते हैं 30 साल और तब भी नहीं जान पाते हैं। बिल्कुल सही है तो मेरा वो वाला जानना था कि आप इमीडिएटली जान लें। इमीडिएटली। बिल्कुल सही। सो इसका मतलब है कि इमोशनल इंटेलिजेंस है। मोहब्बत करना आसान है या निभाना मुश्किल। निभाना मुश्किल है। ऑफ कोर्स करना बहुत आसान है मोहब्बत। हाँ, वो तो फिर यकीन है आपको पहली नज़र की मोहब्बत पे? आपने ऑफ खुद कोर्स की है? मुझे जब भी पहली नज़र की हुई है। जब भी का क्या मतलब है? मैंने बताया अभी 17 साल की उम्र में पहली हुई थी। अच्छा, ओके। सो देन That was someone else. There was someone else. जी, I thought the जी। same person. नहीं। तो वो फिर पहली मोहब्बत में और ये मोहब्बत जो कि फाइनलाइज होती है, इसमें कोई फ़र्क होता है? कहते हैं इंसान को अपनी पहली मोहब्बत नहीं भूलती कभी। नहीं भूलती, लेकिन उसका रीज़न मुझे लेटर ऑन पता चला कि क्यों नहीं भूली। क्यों? उसका रीज़न ये था कि वो मामला जो था वो अनरिजॉल्व्ड है हेड के अंदर, कि आई डोंट इवन रिमेंबर व्हाई डिड शी लीव। तो वो अनरिजॉल्व जो मैटर होते हैं ना, वो आपका ब्रेन जो है वो आपको कभी थ्रू ड्रीम्स और थ्रू डिफरेंट थॉट्स आपको लाता रहता है, पुश करता रहता है। अब इट्स बीन लाइक कितने 30 years प्रॉब्ली। और अभी भी कई दफ़ा होता है कि आई ड्रीम ऑफ हर और ख्वाब में यही हो रहा होता है कि यार सुन तो लो, मुझे बताओ हुआ क्या था। दिस इज द आर्गुमेंट, व्हाट हैपेंड। सही। सो अनरिजॉल्व जो चीज़ होती है ना, वो दैट पिंचेस यू। एंड यू आर टॉकिंग ओपनली अबाउट इट, तो बेगम नो? Everyone knows, हाँ। I'm a very open person. सही। I don't hide anything. So ये ओपननेस फोन के ऊपर भी है कि उसका जो लॉक है वो उसका बेगम के पास भी है कोड? बेगम के पास है और लोगों के पास नहीं। बेगम के पास। बेगम के पास ही होना ज़रूरी होता है क्योंकि उसी के लिए ही लॉक ज़्यादातर लोगों ने लगाया होता है कि उसमें। So you openly share Everything, your हाँ। thoughts? Of course. माँ से सबसे पहले मुझे आदत वहाँ से पड़ी कि बचपन से ही मैं जो भी चीज़ होती थी, कोई अगर शरारत किया है, कुछ भी गलत काम किया जो कि उस एज में नहीं करना बनता, तो मैं आके आई यूज्ड टू शेयर इट विद माय मॉम। क्योंकि अब्बा जी से तो पता था कि डांट पड़नी है, डंडा भी पड़ सकता है, तो माँ जो है सुन लेगी और मेरा एक कतारसिस हो जाएगा कि मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी कोई और आके बता रहा हो कि तुम्हारे बेटे ने ये किया। एटलीस्ट माय मदर शुड नो इट फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन।
सही। तो आपने जैसे बताया कि फैमिली का बैकग्राउंड इतना म्यूजिकल नहीं था, नहीं, बिल्कुल। बल्कि थोड़ी रेजिस्टेंस थी। हाँ, तो फिर कैसे उसको ओवरकम किया और किस तरह से आप यहाँ तक पहुँचे? ओवरकम ऐसे किया कि जब फादर को पता चला ना कि ये इसको म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा शौक है और इसकी इंक्लिनेशन ज़्यादा हो रही है और पढ़ाई से थोड़ा सा कैरिड अवे हो रहा है, ज़ाहिर बात है उस एज में जब आप पढ़ रहे हैं, कोई भी आपकी हॉबी कम जब करती है, कोई किसी को फुटबॉल खेलने का शौक है, किसी को क्रिकेट का है, तो जब उन चीज़ों में पढ़ते हैं तो पढ़ाई ज़ाहिर बात है निगलेक्ट होगी। तो ही वॉज अपसेट ऑफ दैट फैक्ट कि ये निगलेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो वी मेड अ पैक्ट, उन्होंने कहा कि जिस दिन तुम MBA की डिग्री मेरे हाथ में पकड़ाओगे उसके बाद तुम जो मर्जी करना, मैं कुछ नहीं करूँगा। अच्छा। So I just for the heck of it I completed my MBA और मैंने कहा ये डिग्री। And then you started doing music. Then I started doing it professionally. Yeah. Right. तो प्रोफेशनली में कुछ सीखना या कोई शागिर्दी या सीखने का कुछ था या नहीं? Totally. I mean सिखा के भेजे जाते हैं कुछ लोग, जितना भी आता है ना मुझे वो सिखा के भेजा गया था। अच्छा। सो जरूरत नहीं कभी पड़ी कि नहीं, जरूरत तो क्यों नहीं जरूरत पड़ती, जरूरत पड़ती है पॉलिश करने की। उस स्किल आपको अल्लाह ताला दे के भेजता है, कोई भी, हर एक इंसान के पास डिफरेंट स्किल्स होती है। एवरीवन इज ब्लेस्ड विद अ स्किल, आपके ऊपर आप फाइंड आउट करते हैं या नहीं करते, बिकॉज अल्लाह ताला ऐसे नहीं करता कि अनजस्ट करे कि आपको दे दी स्किल, मुझे करनी है, इसको तो मैंने देनी नहीं है। तो आप जब स्किल को फाइंड आउट कर लेते हैं एंड यू स्टे सिंसियर विद दैट, मेरे लिए बहुत लोगों को मैं कहता हूँ कि नाशुक्री है कि कुछ भी स्किल से आपको नवाजा ना और आप वो चीज़ कर ही नहीं रहे, आप कहते नहीं यार ये नहीं मुझे करना, एंड यू आर वेरी गुड एट दैट, तो मुझे लगता है नाशुक्री है। बिल्कुल है। अच्छा, यू हैव मेड सो मेनी सॉन्ग्स, ये जो कुछ कॉम्पोजिशंस में हैं, कुछ वो जो आपने खुद गाए हैं, तो आपकी ज़िंदगी को अगर एक गाने में डिफाइन करना हो तो वो क्या गाना होगा? कोई भी हो सकता है, यू कैन पिक एनी सॉन्ग टू डिफाइन योर लाइफ या सूट्स योर लाइफ। एक गाना है जो कि मतलब जिस सिचुएशन में मैंने बनाया था उस वक्त कुछ लाइफ ऐसे मोड़ पे थी कि बहुत इम्पैक्ट किया उसके लिरिक्स ने मुझे, और मेरी लाइफ ने उन लिरिक्स को बहुत इम्पैक्ट किया जिसकी वजह से वो लिरिक्स आए। और जो गायकी में भी ऑफ कोर्स जो सेंटिमेंट था, जो एक्सप्रेशन था, दैट वाज रोया रे। तो वो क्या गाना हम सुनना चाहेंगे? रोया तन्हाई संग दिल तन्हाई संग लाई याद तेरी संग लाई, बार बार वो बाहर फिर से याद आई, सुनी सुनी राह दिल की जिसने थी सजाई, तन्हा दिल रोया रे, दिल रोया रे, रोया रे, दिल रोया रे। वाह, दिस इज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। मेरा ख्याल है किसी फिल्म में भी था। हाँ, ऑफ कोर्स, ये फिल्म थी धोखा। दिस वाज माय फर्स्ट कॉम्पोजिशन फॉर हमसाया मुल्क। सही। तो आई मीन क्या ये फिल्म इतना अच्छा नहीं किया इस फिल्म ने, बट दिस सॉन्ग डिड ग्रेट। यस, आई रिमेंबर द सॉन्ग। तो आप इसके साथ जुड़ी हुई कोई फीलिंग्स, कोई जिंदगी का हाँ, बता रहे थे? फीलिंग्स इसके साथ जुड़ी हुई है। मैं आई प्लेड हिम कपल ऑफ सॉन्ग्स फ्रॉम माय प्रीवियस एल्बम्स, जो कि पीछे तेरा दे मेरा वाली एल्बम थी, फिर सैया में वाली थी। तो उसने कहा कि अभी जो मैं फिल्म कर रहा हूँ, दीज आर वेरी गुड सॉन्ग्स, बट मुझे एक पर्टिकुलर सिचुएशन है जिसके ऊपर गाना चाहिए। तो अगर वो तुम्हारे पास गाना तुम कंपोज करते हो, तो यू कैन कॉल मी एट 3 AM एट नाइट और आई विल लिसन टू द सॉन्ग एंड गिव यू माय फीडबैक। अच्छा, आई टुक इट एज अ चैलेंज। मैंने कहा ओके। और सिचुएशन ये थी कि जो हीरो की वाइफ है वो शी डाइज, और उसके ऊपर मतलब आफ्टर द बेरियल और वो सारे शॉट्स दिखा रहे हैं, और उस सेंटिमेंट के ऊपर है कि ही हैज़ लॉस्ट हिज वाइफ, ठीक है, द पर्सन ही लव्ड। तो उस दौरान मेरी वाइफ को, आयशा को, फर्स्ट टाइम कैंसर डायग्नोज हुआ 2007। सो आई हैड अ स्लाइट फियर ऑफ लूजिंग हर, आई सपोज। तो उस सिचुएशन के अंदर जब ये गाना मैंने बनाया ना, तो मतलब वो उससे भी रिलेट करती थी सिचुएशन, और जो फिल्म की सिचुएशन थी उससे भी रिलेट करती थी। तो द मोमेंट आई कंप्लीट द सॉन्ग, इट टुक मी लाइक 2-3 months। और लिरिक्स थे पहले ही आपके पास? नहीं, वी केम अप विद द लिरिक्स। अच्छा, ये लिरिक्स भी आपने और कंपोजिशन भी आपने? अच्छा। और फिर मैंने इसी तरह वो कि रात के कोई 2-2:30 बज रहे थे,
तो ईमेल मैंने किया उनको गाना एंड राइट 5 मिनट का गाना है तो 7 मिनट के बाद ही कॉल्ड मी बैक एंड आई स्टिल रिमेंबर हिज वर्ड्स एग्जैक्ट वर्ड्स के शिराज लॉक दिस सॉन्ग फॉर मी दिस सॉन्ग कुड डू वंडर्स फॉर बोथ ऑफ अस या एंड दैट्स व्हाट इट डिड सो ट्रू फीलिंग्स सो ये आप एज एन आर्टिस्ट कायल हैं इस बात के कि कोई एक लम्हा होता है जिसमें जो ट्रू फीलिंग्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट कर जाती हैं आपके स्वर में बिल्कुल मेरे साथ तेरा था मेरा में भी यही हुआ था एंड दैट वाज द टाइम जब मुझे when I composed the songs that song within 5 minutes मेरे ख्याल उसकी composition मैंने की थी that was one of the quickest compositions I ever made और उसका 5 मिनट के अंदर ही मुझे एहसास हो गया था कि यार is going to be a super hit तो स्टार्ट से ही कॉम्पोजिशन भी लिरिक्स भी गाना भी सब चीज़ें सब कुछ जो है वो अपने हाथ में विदाउट कि आपने इसको कहीं से सीखा हो और कोई इसकी फॉर्मल ट्रेनिंग हो सीखा है ना हाँ सीखा है हाँ वही तो है वो तो है नहीं हमारे यहाँ पे जो एक कॉन्सेप्ट है कि आपकी एक फॉर्मल ट्रेनिंग हो या एजुकेशन हो या फला शागिर्दी आपके सामने फला शागिर्दी यस so that is a been great more than gift 25 years yes it's a great gift which you have माशाल्लाह अच्छा तो फिर ये जो स्ट्रगलिंग है विद एलिंग स्पाउस के जो बीमार हैं आपकी मोहब्बत की शादी है फिर आपके बच्चों की जाहिर है बीच में फैमिली आपकी तो ये हाउ यू डील्ड विद दैट ये भी एक मुश्किल मरहला होता है पहली दफ़ा ना इट वाज वेरी टफ बिकॉज उस फीलिंग के थ्रू जाना कि जिस बंदे से आप इतना प्यार करते हो जिसके बगैर आप मतलब यू कैन नॉट इवन इमेजिन लिविंग विदाउट दैट पर्सन और उसको डायग्नोज बिकॉज कैंसर का नाम ही ऐसा है कि जब आप उसका नाम सुनते हो तो आपको पहले ही लगता है कि शायद इसके बाद इमीडिएट डेथ है you have lost it तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कि इट वाज कॉट एट द वेरी बिगिनिंग स्टेज थी फर्स्ट स्टेज पे लेकिन उसके बाद ये फियर लगा रहता था कि पहली दफ़ा जब उसकी सर्जरी हुई एंड दे टुक द ट्यूमर आउट कि अब यार दोबारा ना हो जाए क्योंकि रिकरेंस भी होती है रिलैप्स होता है इसका तो उस वो जो तलवार लटकी रहती है ना सर के ऊपर तो अच्छा ये मैं बता किसी रीज़न से ये बातें बता रहा हूँ आपको अच्छा 3 साल बाद उसको रिलैप्स होता है 2010 राइट फिर उसी प्रोसीजर से गुजरते हैं सर्जरी एवरीथिंग अब उसके बाद फिर वही तलवार लटक रही यार दोबारा ना हो जाए 2012 आफ्टर 2 इयर्स फिर दोबारा थर्ड टाइम होता है ठीक है तो इसके बाद आई रियलाइज कि यार ये मतलब मेरे साथ उसके साथ तो जो भी हो रहा है मेरे साथ क्यों हो रहा है बिकॉज फियर तो मेरा है बहुत बड़ा तो फिर मैंने रियलाइज किया कि मेरी ज़िंदगी के और क्या क्या फियर्स थे व्हेन आई लुक्ड बैक तो मैंने देखा मेरे जितने फियर्स थे ज़िंदगी के सारे सच हुए सामने आए तो मुझे लगा कि प्रॉब्ली शायद मैं अपने लिए उन सारे फियर्स को मैनिफेस्ट कर रहा हूँ लाइक माई फादर्स डेथ was my biggest fear मेरे ख्याल में हर बच्चे का होता होगा लेकिन मेरी स्टोरी और है माई फादर वॉज अ पायलट पाकिस्तान आर्मी के अंदर उसके बाद जब रिटायर हुए वो तो वो पंजाब गवर्नमेंट के लिए फ्लाई कर रहे थे सिंस द एज ऑफ 3-4 आई गेस आई स्टार्टेड सीइंग ड्रीम्स एयर क्रैश या और मेरी अम्मी अभी भी दिखाती है तब की तस्वीरें मैं ऐसे बैठा हूँ और आंसू निकल रहे हैं आई एम लाइक 4-5 ईयर्स ओल्ड तो वो रिपीटेड ड्रीम्स मुझे आती रहती है आई यूज्ड टू बी वेरी अपसेट क्योंकि रोज़ ही वो मिशन पे जाते थे और वो फ्लाइंग पे तो 1994 ही गॉट रिटायर्ड तो मैंने शुक्र अदा किया अल्लाह का अल्लाह तेरा शुक्र अब कम से कम वो ख्वाब सच्चा नहीं होगा मेरा राइट आफ्टर 6 months ही गॉट एन ऑफर फ्रॉम द पंजाब गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के लिए फ्लाई करने के लिए मैंने कहा ओह माय गॉड फिर से वो ख्वाब आना शुरू हो गया आते गए एंड फाइनली 98 में ही सो आप इसको मैनिफेस्टेशन कहते हैं या डेजा वू जो होता है नहीं डेजा वू नहीं मतलब अब उनकी डेथ इसलिए नहीं हुई क्योंकि मैं ये सोचता था मेरे लिए ये चीज़ मैनिफेस्ट मैंने खुद किया बिकॉज जितने फियर्स थे मेरे लिए वो सब मैंने मैनिफेस्ट किया आयशा का कैंसर पहली दफ़ा होना दूसरी दफ़ा होना तो फिर आपने हाउ यू फेस दोस फियर्स देयर केम अ डे व्हेन आई सेड बाय बाय टू ऑल ऑफ माय फियर्स अच्छा I had a couple of more fears as well which I cannot share of course on the camera but उस दिन I decided मैंने कहा यार डरना नहीं है आप डर के साथ नहीं जिंदगी जो होना है वो तो होना है मेरे तो डरने से क्या हो गया ख्वाबें देखने से क्या हो गया वो जो होना था वो तो हुआ है so that was 2016 उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ फियर फ्री लाइफ और उसके बाद से कोई ऐसा ना फियर रहा ना मैनिफेस्ट हुआ राइट अच्छा शिराज यू आर अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ के मोहब्बत निभाते कैसे ना
जो आपने स्टोरी शेयर की। Yeah, but how can you say that? Ask my wife. Yes, maybe रिश्ता चले, शादी कैसे निभाते हैं? I Right. mean, you got. Okay. There is no perfect marriage. Right, right. Every marriage has Correct, its correct, own correct, challenges. So और let's खास be तौर honest. पे आजकल के दौर में let's be honest that there is marriage no is perfect marriage. going to be a failed constitution. Yeah, That's what is happening. But you guys are the one who are proving it कि यार नहीं चले, एक institution तो है ना, Correct, and it should correct, remain. So what takes it? क्या चाहिए होता है एक रिश्ते को निभाए जाने के लिए, जो कि फर्स्ट रिश्ता है किसी भी खानदान की बुनियाद के लिए? देखिए मैं अपने हिसाब से बता सकता हूँ। मैंने जैसा बताया कि पहली नज़र में मुझे I fell in love with her और मैंने उसे बोल दिया I want to get married to her. She said are you crazy? मैंने कहा नहीं, I mean it. तो तभी से आपके कुछ फैसले होते हैं और कुछ चीज़ें आप अपने साथ कमिट करते हैं। ठीक है। तो जो मेरी कमिटमेंट अपने साथ थी ना, वो ये थी कि मैं जिससे प्यार करता हूँ उसको कभी छोड़ूंगा नहीं। ठीक है। नो मैटर व्हाट। नो मैटर व्हाट। नो मैटर व्हाट। ये मैं टीवी पे बहुत अरसा पहले कह चुका हूँ और मुझे घर से बहुत गालियाँ भी पड़ी थी इस बात पे। और नो मैटर व्हाट मीन्स नो मैटर व्हाट। राइट। आई वोंट लीव दैट पर्सन। राइट। दैट इज वो मैं अपने साथ किया हुआ वादा निभा रहा हूँ और अगले से तो मोहब्बत है ही। अच्छा देखिए, शादी जो है ना बेसिकली क्रिश्चियन मैरिज में है कि वो वाउज होते हैं आपके ना, कि आप उसको वो करते हैं, लेकिन एक्चुअली तो ये यही है, एक कमिटमेंट है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जो आपको करते हैं। सो आपने उसे बहुत अच्छे से निभाया। सो वी आर एंजॉइंग टॉकिंग टू यू। लेकिन इस वक्त एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के लिए रुकने के बाद विल कंटिन्यू विद शिराज उपल। आप देख रहे हैं द नाइट शो, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द नाइट शो। और आज हम मिल रहे हैं शिराज उपल से और हम उनसे बहुत सारी बातें कर रहे हैं। आई होप यू आर एंजॉइंग। सो शिराज, जो आपने अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाई, इसके ऊपर कोई एक फ़िल्म बने तो उस फिल्म का नाम क्या होगा? वो बड़े लोग कहते हैं मुझे अभी, मतलब ये तो आपको 10% बातें मैं बता रहा हूँ। मतलब देयर इज अ लॉट दैट पीपल से कि वी हैव अ लॉट टू लर्न फ्रॉम योर लाइफ। यस यस एक्चुअली। हाँ, तो क्या नाम होगा उसका? क्या नाम रखेंगे? आप खुद बना रहे हैं एक फिल्म अपनी ज़िंदगी के ऊपर, एंड ये क्या होगी? कोई ये लव स्टोरी होगी या ये कोई एक्शन थ्रिलर होगा? वो सब कुछ होगा। अच्छा। हाँ, कॉमेडी होगा, उसके अंदर एक्शन थ्रिलर होगा, हॉरर होगा। हॉरर भी होगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हॉरर क्या होगा इसमें? हॉरर बहुत चीज़ें होती हैं। Really? हमें तो हॉरर एक ही पता ना कि वो क्या सुपरनैचुरल या वो इस तरह की चीजें। एवरीथिंग दैट यू कांट सी इज हॉरर। बहुत सारी चीजें। इसका नाम never thought of it. Never thought of documenting it or नहीं, never thought of a name for it. Name for it. अच्छा, मुझे ये भी बताइए कि कोई एक शख्सियत जो आप चाहें कि आपको एक चॉइस मिले कि यू कैन बी दैट पर्सन, तो वो कौन होगा जो जिसका आपके ऊपर इतना इम्पैक्ट है कि you always wanted to be that person? Yeah, I always wanted to be myself. Yeah. आपको कोई मुतासिर करने नहीं बिल्कुल करते हैं मुतासिर, बट मैं कुछ और बनना नहीं चाहूँगा। आई एम कंटेंट विद व्हाटएवर अल्लाह हैज गिवन मी। मैं शिराज उपल ही बनना चाहूँगा। अच्छा शिराज, जैसे एक वेव था म्यूजिक इंडस्ट्री में, अब मुझे नहीं पता उसे वेव कहना सही है नहीं, जुनैद जमशेद एकदम से उनकी जिंदगी में एक टर्न आया, देन देयर वाज नजम शिराज एकदम से एक जिंदगी में टर्न आया, एंड देन देयर वाज यू एकदम से एक टर्न आया। एंड मतलब आप तीनों का नाम में इससे ज़्यादा लगे, आप तीनों वर द जैसे कहना चाहिए द उस वक्त के बड़े टॉप लोगों में से मेन, एंड देन आप लोगों ने कहा बस नो मोर म्यूजिक वगैरह नहीं, हम अपनी आवाज़ को वक्फ कर रहे हैं। तो ये क्या फेज़ था ज़िंदगी का? ये 2012 में आया था फेज़, और मेरे ख्याल में हर इंसान की ज़िंदगी में इस तरह का कोई ना कोई फेज़ आता है। किसी का थोड़ा प्रोनाउंस हो जाता है, किसी का चुप करके गुजर जाता है। तो मेरा थोड़ा ज़्यादा प्रोनाउंस हो गया था, बिकॉज आई वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी अनरेस्ट था, बहुत ज़्यादा बोझ सा जैसे दिल पे होता है ना, और समझ नहीं आ रही थी कि यार मसला क्या है। या तो कोई फाइनेंसिस का इशू हो, करियर का इशू हो, सब कुछ पीक पे है, अल्लाह का शुक्र है, रिलेशनशिप वाज परफेक्टली नॉर्मल, समझ नहीं आ रही थी हो क्या रहा है। तो आई स्टार्टेड सर्चिंग। इसे आप एंजाइटी कहेंगे? नहीं, एंजाइटी नहीं कहूँगा। एंजाइटी में यू बिकम एंशियस, इट वाज नॉट बिकमिंग एंशियस, इट वाज बिकमिंग डिप्रेस्ड। अरे क्या हो गया, समझ नहीं आ रही है। मतलब आपका म्यूज़िक करने को दिल नहीं कर रहा, कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा। तो आई स्टार्ट सर्चिंग ऑन द इंटरनेट एंड आई फाउंड आउट कि अच्छा वो म्यूज़िक तो हराम है।
मैं कहा ओ यार यही रीज़न होगा, तब भी तो सुकून नहीं मिल रहा मुझे। अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा अगर तो ये फॉरबिडन है, नहीं अलाउड इस्लाम में, तो फिर तो मैं अल्लाह मियाँ आपके लिए छोड़ता हूँ मैं ही, मुझे नहीं करना है। तो आई क्विट म्यूज़िक और मैंने कहा फिर मुझे अगर मुझे क्विट करना है म्यूज़िक तो फिर इस्लाम को सही तरह जान तो लूँ, क्योंकि हमें जो दीन ज़्यादातर मिला है हमारे पेरेंट्स की तरफ से मिला है, हमने कभी तहकीक की नहीं है उसकी। कुरान शरीफ को भी चूम के ज़्यादातर लोग रख देते हैं, जो मैसेज है उसके अंदर पढ़ते ही नहीं है उसको। तो मैंने कहा पढ़ तो ले मैसेज है क्या इसके अंदर। तो आई डिसाइड टू मूव टू यूएस बिकॉज यहाँ पे जब मैं रह रहा था तो बहुत सारे लोग आ रहे थे, आप हमें ज्वाइन कर लें, हमें कर लें। मैंने कहा नहीं, मुझे अपना भी सोल सर्चिंग करनी है, मुझे खुद फाइंड आउट तो करने दो, आई वांट टू सर्च द ट्रूथ। तो फिर वी मूव टू यूएस और वहाँ पे मैं इस काफ़ी जगह जाता रहा, मस्जिदों में भी, और मतलब बहुत स्पिरिचुअल भी कह ले और इस्लामिक भी कह ले, मतलब आई वाज ट्राइंग टू फाइंड आउट द ट्रूथ। तो 7 months later आई वाज इन न्यूयॉर्क और उसकी ईमेल आती है, बड़ी सरकास्टिक तरह शुरू हो रही है, इन केस यू आर सिंगिंग वुड यू लाइक टू जॉइन और सिंग अलोंग टू कवालीज इन वन वर्ल्ड पीस कॉन्सर्ट इन सिराक्यूज न्यूयॉर्क। मैं इतना एक्साइटेड भी नहीं हुआ, मैंने कहा यार अब तो छोड़ दिया और क्या करना है। तो देन आई टोल्ड इट टू माय वाइफ, मैंने कहा यार ये, उसने कहती तो तुम्हें तो करना चाहिए। मैंने कहा क्यों? कहती कवाली इज़ ऑल अबाउट रिलीजन, सब कॉन्टिनेंट में तो कवाली के थ्रू इस्लाम फैला है, और कवाली में क्या है, या अल्लाह का जिक्र होता है या प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होता है, तो करना चाहिए तुम्हें, दैट्स योर पर्पस राइट। मैं कहा हाँ बिल्कुल पर्पस तो यही है। देन आई सेड यस टू हिम। तो वहाँ से 4 hours की ड्राइव थी, 15 दिन बाद हम गए, एंड इट हैड बीन लाइक 8 months मैंने गाया ही नहीं हुआ था। आई रिहर्स्ड, 1 दिन की हमने रिहर्सल की और उसके बाद अगले दिन गाया, और वो कोई 62 कंट्रीज़ में लाइव आ रहा था वो प्रोग्राम, और उसमें दलाई लामा वाज द चीफ गेस्ट, और वहाँ के जो अमेरिकन सिंगर्स डेव मैथ्यूज़ और वूपी गोल्डबर्ग थी, नताशा बेडिंगफील्ड, बहुत सारे सिंगर्स थे, वी वर शेयरिंग द स्टेज। तो वहाँ पे मैं गा रहा हूँ जब कुन फया कुन, तो मुझे वो ज़ुबानी याद है, और मेरी पूरी कवाली मैंने आंखें बंद करके गाई है, कोई 7-8 मिनट की कवाली है, और उसमें दुरूद शरीफ ये अल्फाज आते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आता है, और फिर बाद में एंड टुवर्ड्स द एंड विदाउट म्यूजिक वो रिपीट होता है। तो आई रिमेंबर के 30,000 का क्राउड था, एंड मेजॉरिटी वाज नॉन मुस्लिम्स, तो दे ऑल वर हमिंग दिस चैंटिंग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो मुझे समझ नहीं आई ये हो क्या रहा है, हालांकि उन्हें मतलब नहीं पता होगा, आई नो दैट, लेकिन दुरूद तो जा रहा है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। तो ये हो क्या रहा है, अल्लाह करा रहा है, शैतान करा रहा है, शैतान क्यों कराएगा मेरे थ्रू। तो मैंने कहा अगर वो नहीं है तो अल्लाह है, तो अल्लाह क्यों करा रहा है, कि probably he's trying to give me a message, I never asked you to quit, I just asked you to get connected, so I found my connection there, and then you decided to come back again immediately. अच्छा, so ये कितना खूबसूरत जर्नी है डिस्कवरी का वैसे ना, वाओ, आई विश के सब इसमें से गुजरे। सो फिर उसके बाद कभी कोई रिग्रेट हुआ कि मैंने ये आज तक नहीं हुआ, जिंदगी में किसी चीज़ का नहीं हुआ, बिकॉज मैं एक मज़े की बात बताता हूँ आपको। लेट्स सपोज टुडे आई टेक अ डिसीजन, मेरा बहुत दिल कर रहा है कुछ चॉकलेट पड़ी है यहाँ पे वो खाने का, और मेरा वाकई बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है और मैं खा लेता हूँ। मैं महीने बाद मुझे इतनी ज़्यादा खा लेता हूँ कि शुगर हो जाती है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो उस वक्त मैं रिग्रेट करूँ कि मैंने वो चॉकलेट क्यों खाई थी। अब वापस अगर मैं उस टाइम में आऊँ, इस वक्त मेरा दिल कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो मैंने अपनी दिल की सुनी और मैंने सेटिस्फाई किया अपने दिल को। बाद की बाद में देखी जाएगी, आई वोंट ब्लेम द पास्ट। राइट, सो ये इज अ वे टू लुक एट इट। You have learned this way, or you were always like this? I was always like this. I never had a single regret in my life, alhamdulillah. So, शिराज आप मतलब headstrong है या strong-hearted person? I don't know. That's the way I am. That's the way you are. अच्छा, ज़िंदगी के बड़े challenges जो आपने face किए हैं, उनमें से कौन से हैं जो which you would like to share with the audience? कि कोई ऐसा चैलेंज जो आपको सबसे मुश्किल लगा? आपने अभी 2 का तो हमसे जिक्र किया है। हाँ, 2 एक तो सोल सर्चिंग का और दूसरा स्ट्रगलिंग की अपने स्पाउस की। Of course, when my father passed away, उसके बाद जो एक एकदम हिट की थी, बिकॉज एक्सीडेंटल डेथ थी ना, हेलीकॉप्टर क्रैश करने के बाद, तो उसके बाद तो जिंदगी हिल गई पूरी ना। तब तो पहली दफ़ा समझ आई डेथ होती क्या है।
पहले वो- सुनते थे सिर्फ कि फलां की डेथ होगी, बोला ओके, अब समझ आई कि अच्छा वो डेथ तो ये होती है। तो उसके बाद ज़िंदगी पूरी हिल गई। एक वो मोमेंट था कि जिसमें समझ नहीं आती इंसान को करना क्या है, ज़िंदगी गुजरेगी कैसे आगे। एंड द सेकंड वन वाज व्हेन माय वाइफ वाज स्ट्रगलिंग विद कैंसर। तब कुछ समझ नहीं आ रही थी, वो जो स्ट्रगल का पीरियड है उस वक्त नहीं समझ आती थी। बाकी जो स्ट्रगल है म्यूज़िक के लिए जितनी की, मतलब 6-7 ईयर उसको मैं, मतलब दैट वाज पार्ट ऑफ द जर्नी, और वो होनी ही होती है। उसमें कामयाबी का गुर क्या है जो लोग आपको देख रहे हैं and they want to- कामयाबी का सिर्फ एक गुर है, नेवर गिव अप। अगर आपने एक दफ़ा भी, बिकॉज मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, पहला एल्बम मेरा 2001 में रिलीज़ हुआ, जिसमें मैं पिछले 4-5 साल से काम कर रहा था, बिकॉज मैं साथ MBA भी कर रहा था, तो पार्ट टाइम मैं म्यूज़िक करता था। तो पहला एल्बम मेरा फ्लॉप हुआ था 2001, इट वाज कॉल्ड तू है मेरी। और फ्लॉप होने का रीज़न ये था कि उस वक्त ज़्यादा भंगड़ा सॉन्ग चल रहे थे, इट वाज लाइक पॉप रॉक टाइप एल्बम था, अ लिटिल अहेड ऑफ इट्स टाइम। तो मेरे पास बड़ी अच्छी चॉइस थी, यार फ्लॉप हो गया, इतने अरसे से कर रहा हूँ, शायद कोई और होता और गिव अप कर जाता, बिकॉज मेरी शादी हो चुकी थी, माई सन वाज 6 months ओल्ड। and this was your bread and butter. म्यूजिक Yes. नहीं, अभी तो ब्रेड एंड बटर बना ही ना। Okay, आई वाज वर्किंग इन अ बैंक। okay, ठीक है। तो मैंने कहा नहीं, गिव अप नहीं करना, क्योंकि अल्लाह का वादा है, अगर मेहनत करोगे तो फल तो मिलेगा, कब मिलेगा ये मुझे नहीं पता, तो मैं तो करता जाऊंगा। तो फिर मैंने अपनी वाइफ से और अपनी मदर से कहा, मैंने कहा आई नीड 2 more years। अब उसमें मैं जॉब नहीं कराऊंगा, जॉब नहीं जस्ट बी फोकस्ड ऑन म्यूजिक, सिर्फ म्यूजिक करूंगा, ना मैं कमा रहा हूँ, बट आई नीड दीज 2 years। ओके, तो फिर वो 2 साल They फाइनेंशियल both were क्रंच very भी था। supportive of the fact। आयशा भी और मेरी अम्मी भी, उन्होंने कहा ठीक है। एंड उस वक्त ये होता था, अम्मी से मुझे 100 रुपए दे दे पैम्पर्स के लिए, 200 रुपए दे दे पेट्रोल के लिए, ये हालत थी तब। लेकिन आई वाज प्रीटी कॉन्फिडेंट कि इंशाल्लाह होगा। सब ठीक हो जाएगा। तो फिर वो सही कहते हैं, हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ मेरी होता 2 और हम वालदा भी थी। है। लेकिन अगर आपको किसी एक को शुक्रिया कहना हो तो किसको कहेंगे? बहुत टफ है, मुश्किल है because ना? दोनों ने जान मारी है। जान मारने से मतलब है बर्दाश्त किया मुझे। ऐसा आप में बर्दाश्त करना क्या मुश्किल चीज़ है जो आप समझते हैं नहीं, डिफिकल्ट? ना देखिए, कोई भी स्पाउस को आप ये कह रहे हो कि यार मैं अर्न नहीं करा अगले 2 साल, और यू आर द हेड ऑफ द फैमिली, और हेड ऑफ द फैमिली ये बोल रहा है मुझे आई नीड सम टाइम, तो मुश्किल होता है कोई किसी का भी बर्दाश्त करना। तो आपको वहाँ पे फियर ऑफ लूजिंग नहीं था कि अगर इफ ना मैं कर सका तो कोई प्लान बी भी था कि देन फिर क्या होगा? प्लान भी था, बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी। सही। लेकिन उसमें पीटीवी का बहुत बड़ा हाथ है। ओके, वो क्या हाथ है? अच्छा, हाथ ये है कि मैं शॉर्ट करके सुनाता हूँ कि 2 साल लगाए और उसमें मैंने अपनी दूसरी एल्बम पे काम शुरू किया। 13 तो मेरा बन गया, अब उसका वीडियो बन गया, 2003 आ गया, वीडियो रिलीज़ हो गया एक प्राइवेट चैनल के ऊपर, म्यूज़िक चैनल था। 2 महीने गुजर गए, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा मार्केट से। हाँ, और 2 साल का टाइम भी पूरा होने वाला है। मैंने कहा ओके, अब मैं इससे ज़्यादा ज़्यादती नहीं कर सकता अपनी फैमिली के साथ, तो अच्छा ठीक है, फिर मैं ना US मूव करता हूँ। हाँ, बैकअप हमेशा US मूव करना ही होता था। तो मैं उधर जाता हूँ, कुछ जॉब शॉप कुछ और ढूंढता हूँ, फिर फैमिली को बुलाता हूँ। आई रिमेंबर बड़ी ईद थी, और तब ईदों पे दोनों पे ना अभी भी शोज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। हाँ जी। तो मैंने कहा ईद के ना 4 दिन बाद की मैं फ़्लाइट बुक कराता हूँ, या अगले दिन की फ़्लाइट, कुछ ऐसा था। तो मैंने फ़्लाइट बुक करा ली, और ईद से ईद वाले दिन, ईद के 2 दिन कंसेक्यूटिव PTV पे चला 13 थे मेरा, एंड इट ब्लू अप, It brought you back. brought me in, not back, I was nowhere। तो उसके बाद 3rd day of the Eid मुझे US से प्रोमोटर कॉल करके कह रहा है वी नीड यू फॉर द शोज, तो आप 2 दिन बाद आ सकते हैं। अब वीज़ा मेरा लगा हुआ था, टिकट पहले से बुक था, लेकिन किसी और पर्पस के लिए बुक था। उसी टिकट पे मैं जाके तो फिर मैं शोज के लिए जाता हूँ। आप इसे क्या कहेंगे, गुड लक या गुड फिर लक? मेहनत का फल? मेहनत का फल, गुड लक, सब कुछ। बिल्कुल सही। हम कंटिन्यू कर रहे हैं जनाब, टाइम फॉर ब्रेक। आप देख रहे हैं द नाइट शो, स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू द नाइट शो। आज हम मिल रहे हैं शिराज उपल से, जो अपनी ज़िंदगी की कहानी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। सो शिराज, ये तो वाकई बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं। अभी इसमें से तो बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए क्या सरप्राइज़ भी, ऐसा राज है कि अगर आप पता चले तो कोई मानेगा नहीं कि नहीं ये शिराज उपल, नहीं 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 ये नहीं हो सकता। कुछ ऐसा है आपकी ज़िंदगी में? बहुत कुछ होगा ऐसा तो बहुत कुछ होगा। जैसे कि कुछ नहीं। जैसे कि कुछ नहीं। ऐसा कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं। सरप्राइज इतना शायद ऑडियंस के लिए ना हो। आपने अपने आप को जो एक बहुत पब्लिक भी रखा है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत प्राइवेट भी रखा है। प्राइवेट तो मुझे नहीं लगता मैंने कहीं भी रखा। आपने रखा है। आपकी फैमिली, मतलब आपने पर्सनल लाइफ अपनी बहुत अलग रखी है, आपका करियर, आपका प्रोफेशन जो है वो बिल्कुल। लेकिन आई ऑलवेज शेयर अबाउट माय फैमिली, सारी डिटेल्स, हर चीज़ बताता हूँ। सही। अच्छा, और अब जबकि एक ज़िंदगी का फेज़ है जिसमें आपकी कॉम्पोजिशंस, गाने, फिल्म, ये वो, ये कैसा लगता है वो उस टाइम से जब आप खुद गा रहे थे ज़्यादा और खुद सारा कुछ कर रहे थे? अभी भी खुद ही गाते, लेकिन फिर भी जो कॉम्पोजिशंस आप लोगों के साथ भी कर रहे हैं। मुझे हमेशा से म्यूजिक डायरेक्शन का बहुत शौक था, बिकॉज द पर्सन आई लुक्ड अप टू वाज ए.आर. रहमान, और वो ही इज़ अ म्यूजिक डायरेक्टर। तो मुझे हमेशा से म्यूजिक डायरेक्शन का था कि यार, इसीलिए मैं अपने गानों के भी म्यूजिक खुद करता था पहले दिन से। ठीक है। तो मेरा दिल करता था कि अच्छा मैं और लोगों के लिए भी कंपोज करूं और वो मेरे भी गाने भी गाएं, कॉम्पोजिशन। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि यू हैव टू पिक वन, तो उसमें से कंपोजर या सिंगर? यू कैन बी वन। टफ वन। कंपोजर। नॉट अ सिंगर। यू विल गिव अवे योर। नहीं, अब एक चूज करना ना। जो देयर इज अ रीजन टू इट। कॉम्पोजिशन के अंदर जो सुकून मिलता है ना, एंड द कनेक्शन आई फाइंड विद द क्रिएटर। क्रेडिट नहीं मिलता, लेकिन नहीं, वो तो बात की बात है। मैं उस प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। ठीक है। व्हाइल क्रिएटिंग समथिंग, क्रिएट तो नहीं हम कर रहे, तो क्रिएटर तो कोई और है, हम ढूंढ रहे होते हैं चीज़ें। तो वो जब हम ढूंढ के जोड़ रहे होते हैं, तो उसमें जो सुकून मिलता है और कनेक्शन फील होता है आपको क्रिएटर के साथ, वो सिंगिंग खाली में नहीं होता। बिल्कुल सही। देसी खाना या फास्ट फूड? देसी। यू आर देसी पर्सन। वाओ। अच्छा, आपका पहला मोस्ट यूजलेस टैलेंट जो आप समझते हैं यू आर टैलेंटेड इनफ लेकिन सामने नहीं आया? कुकिंग। रियली? आर यू अ गुड कुक? घर में बनाते हैं? था पहले, और एक डिश होती थी मेरी स्पेसिफिक, ब्लैक पेपर चिकन, और वो लोग आते थे रेसिपी मुझसे पूछने। अच्छा, और वो शादी के बाद मैंने छोड़ दिया? और कितने चैनल्स पे मैंने सिखाई है। नहीं, शादी के बाद ही तो सीखा था। सही। बिकॉज़ आई लव टू ईट। तो जो भी गुड ईटर्स होते हैं वो गुड कुक्स भी होते हैं, और वो गुड क्रिटिक्स भी होते हैं। सो आप क्रिटिक भी करते हैं फिर के बेगम के ऊपर? नहीं, नॉट गुड। नहीं, कभी मैं बना के खिलाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं करता। सही। अच्छा, कोई सेलिब्रिटी क्रश रहा है आपका व्हाइल ग्रोइंग अप? हाँ, मेरी अम्मी कहती है बाबरा शरीफ को बहुत पसंद करता था बचपन में। अम्मी कहती हैं, आपको लगता है? नहीं, मैं तो बहुत छोटा था, मुझे तो याद भी नहीं है। But when you grew up, the reason of liking? रीजन नहीं होता लाइक। क्रश नहीं होता, रीजन नहीं होता। लॉजिक लव इज फॉल्सी। हाँ, हालांकि वो लव और बात है, लेकिन क्रश की भी कोई लॉजिक नहीं होती। अच्छा, जब लोग आपसे मिलते हैं तो क्या वो कमेंट है जो सबसे ज़्यादा आप सुनते हैं उनसे, जो सबसे आपके बारे में कॉमन जुमला जो आपके फैंस या आपके फॉलोअर्स आपके साथ करते हैं? ज़्यादातर लोग तो जब मिलते हैं तो वो गानों की तारीफ ही कर रहे होते हैं ना, फला गाना, और उसपे से जो सबसे ज़्यादा गाना है जिसकी तारीफ लोग कर रहे थे या जिससे पहचानते, वो तेरा ते मेरा, या तू कुजा मन कुजा, तो वो उसके बारे में बहुत कर रहे होते। बल्कि आप इन दोनों में से किसके साथ रिलेट करेंगे अपने आप को ज़्यादा? दोनों डिफरेंट हैं, पोल्स अपार्ट। एक इश्क मजाजी है, एक इश्क हकीकी है। मेरे नज़दीक तो दोनों ही एक ही चीज़ के दो नाम हैं। आप इधर से उधर जा रहे होते हैं। नहीं, लेकिन वो उसकी जो तू कुजा की वो जर्नी फील ही और है, जर्नी और है, सेंटिमेंट्स और है, इमोशंस और है, टोटली डिफरेंट है वो। ऑफ कोर्स, और ही चीज़, ऑफ कोर्स, वो सोल है, एक दिल का मामला है। तो लोगों का कभी ये कमेंट भी सुनने को मिला कि ओहो आप तो दोबारा से वापस उधर ही आ गए हैं, तो फिर आपने वही करना शुरू कर दिया, है ना? ये जब मैं वापस आया था तो अच्छा, माय मदर वाज वार्निंग मी कि ये करेंगे लोग, ये होगा, वो होगा। मैंने कहा यार वो बैठे, जिसने करना है, इज्जत जिल्लत उसके हाथ में, हम क्यों फैसले कर रहे हैं कि क्या होगा। तो यही हुआ, वापस आए 2012 एंड में, और उसके बाद आई वाज वर्किंग अपने जो गाने अधूरे छोड़ के गया था। इन द मीन वाइल AR गेव मी द सॉन्ग रांझना, और जब वो आया लोगों के वैसे मुंह बंद हो गया कि किसी ने बोला ही नहीं कुछ।
सही, लेकिन कभी दिल टूटा हो, दिल शिकनी हो, बिकॉज ये बड़ा एक चैलेंजिंग मामला होता है जब लोग आपको जज कर रहे होते हैं एंड दे आर समटाइम्स वेरी हार्श। मैं तो इस चीज़ को एंजॉय करता था कि मैंने जब छोड़ा था ना, ये जब ब्रेक ली थी, तो मेरे जो बहुत सारे फैंस थे, मेरे फैन पेज फेसबुक के, वो चले गए थे। अब मैंने जब वापस आना, मैंने कहा इनको कैसे निकालना है, अब तो मैंने दोबारा गाने शुरू करने हैं। तो मैं जान के ना पहले बहुत पोलाइट और सॉफ्ट कोई गाने के बारे में बात करता था, आहिस्ता आहिस्ता, तो शुगर कोटेड वर्ड्स में। तो मैंने कहा जो जो नेगेटिव कमेंट करेगा उनको तो मैं डिलीट करूँगा। दैट्स हाउ आई डिड। वेल, दैट्स अ वाइज मूव। हाँ, लेकिन आपने देखिए वो फिर आतिफ असलम का भी जो एक बहुत मशहूर एक नहीं, उसके एक तो ताजदार हरम था, उसका म्यूजिक प्रोड्यूस किया, और फिर उसका एक और गाना है, पहली दफ़ा उस गाने का नाम है, सो टी सीरीज ने रिलीज किया, एंड इट्स अबव लाइक 4 मिलियन व्यूज हैं। लेकिन ताजदार हरम एक बहुत फेमस कलाम रहा। करेक्ट। लेकिन इसकी ये जो कॉम्पोजिशन थी, इसने इसको एक नई जिंदगी, एक नया वो दिया है। हाँ, सो ये एक बहुत खूबसूरत सी चीज़ थी। तो इसकी कॉम्पोजिशन बनाना भी कोई नहीं, कॉम्पोजिशन भी नहीं है, ये तो प्रॉब्ली साबरी साहब की, तो म्यूजिक इसको नया रंग मैंने दिया था। लेकिन साबरी साहब के उसमें थोड़ा सा आपने इसमें म्यूजिक में कुछ तेज किया था, कोई सोच? नहीं, टोटली डिफरेंट म्यूजिक, पूरा नया म्यूजिक था। तो ओनली द मेलोडी वाज द सेम। और इसका एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत जबरदस्त। एंड यू वर एक्सपेक्टिंग कि ये इतना पॉपुलर होगा, क्योंकि इतना पॉपुलर जो एक सॉन्ग आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। नहीं, मुझे मुझे अंदाजा नहीं था तब तक। उससे पहले मेरा नहीं ख्याल मैंने कोई कवाली की थी, उसके बाद की नहीं, शायद उससे पहले प्रॉब्ली एक दाता दी दीवानी मैंने की थी, जो यंगिस्तान एक फिल्म थी वहाँ की, उसके लिए मैंने की थी, लेकिन दैट वाज अ डिफरेंट थिंग। ये जो नातिया कवाली है, दिस वाज फॉर द फर्स्ट टाइम। सही। हाँ, तो इसका अपना ही मज़ा है। सही। और उस वक्त नहीं पता होता आपको, मतलब मुझे नहीं पता चला कि यार कैसी जाएगी ये, क्या रिस्पॉन्स आएगा लोगों का, बिकॉज आतिफ का भी पहला एक्सपीरियंस था कि कोई कवाली करने का, पहले उसने भी नहीं की थी, वो टोटली पॉप। तो और शुरू में मुझे ये भी पता था कि ही रिक्वेस्टेड मी कि यार तुमने ना वो स्ट्रिंग्स प्रोड्यूस कर रहा था उसको, तो वो ना क्रेडिट नहीं देंगे किसी को, तो तुम्हारा नाम नहीं आएगा। अब मुझे प्रॉब्लम होता है, मेरे ख्याल में हर आर्टिस्ट को होता होगा कि जब काम कर रहे हो तो आपका अपना क्रेडिट तो चाहिए होता है कि यार लोगों को तो बताना है कि मैंने किया। तो मैं फिर बिकॉज ऑफ आवर फ्रेंडशिप मैंने उसे कहा चलो कोई बात नहीं, तो मेरा नाम नहीं था। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड आफ्टर लाइक 6-7 मंथ्स, उसने खुद ही मीडिया में बोल दिया और न्यूज़पेपर्स में आया, ताजदार हरम वाज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय शिराज उप्पल, नॉट स्ट्रिंग्स। तो इस तरह से ये फिर चीज़ है, ये लोगों को पता चला। करेक्ट, बिल्कुल सही। अच्छा, कमिंग बैक टू योर पर्सनल डिसीजंस, आपने जब शादी की तो इट वाज द वेरी बिगिनिंग ऑफ योर करियर ऑलमोस्ट। तो आप समझते हैं कि शादी जल्दी करनी चाहिए या करियर को पहले टाइम देना चाहिए? ये इसके बारे में कोई देखो, शादी टोटल गैम्बल है, तो जब भी कर लो गैम्बल है, पहले कर लो बाद में कर लो, तो गैम्बल ही होता है। बट व्हिच गैम्बल यू विल बेट फॉर? आई गेस के वही लड्डू खा के पछताना बेहतर है। पहले करनी चाहिए, सही। आई बिलीव, क्योंकि होता क्या है, अब मेरा अपना एक्सपीरियंस है, देन आई गॉट मैरिड एट 23, माई सन जस्ट गॉट मैरिड एट 23। उसने कहा आपने की तो मैंने भी करनी है, करो तुम भी करके देख लो। तो मेरा ख्याल है उसके बाद इंसान ना ज़्यादा फोकस्ड हो जाता है, बिकॉज आपकी डिस्ट्रैक्शंस जो होती हैं उस एज की पर्टिकुलर, वो कम हो जाती हैं, एंड यू आर फोकस्ड ऑन योर वर्क और जो भी आपका करियर पाथ चूज किया होता है। और तो ये जो लेट मैरिजेस का एक ट्रेंड है, सो यू आर नॉट अप फॉर दैट, है ना? अगर फैमिली में ये चल रहा है, यू आर नॉट। उससे बेहतर करिए ना। हाँ, उससे बेहतर है करिए ना, बिल्कुल सही। अच्छा, ये सोशल मीडिया का जो टाइम है, कभी आपने ये सोचा कि यार ये इस टाइम पे, शायद मैं यहाँ पे इस टाइम पे करियर शुरू कर रहा होता तो हालात फ़र्क होते, या आपको लगता है इट हैज़ बिकम मोर चैलेंजिंग कि हर बंदे के पास अपॉर्चुनिटी है? नहीं, मोर चैलेंजिंग नहीं है। आप देखें कि व्हेन वी स्टार्ट ऑफ तो क्या पीटीवी था, और इस पे आना लाइनें कितनी लगी होती थी, यहाँ तक पहुँचना, यहाँ तक रसाई बहुत मुश्किल होती थी, और लोगों तक वही आवाज़ पहुँचती थी जो यहाँ पे चलती थी। अब हर किसी का अपना पीटीवी है, हर किसी के पास अपना चैनल है, तो जो कोई गाना चाहता है, अपना कोई टैलेंट दिखाना चाहते हैं, दे हैव देयर लाइक सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, अपना चैनल खुद है सब। तो अब तो उस वक्त के हिसाब से बहुत कंपैरेटिवली इजी है। बिल्कुल सर, इट वाज वंडरफुल टू हैव यू एंड थैंक यू फॉर योर टाइम एंड प्रेजेंस इन आवर नाइट शो। अब जाते जाते मैं चाहूँगी कि हमारे देखने वालों को आपको ये एक अपना गाना जो कि आपका बहुत फेवरेट हो,
जो आप समझते हैं कि आप शेयर करना Sure, चाहेंगे। sure. एंड थैंकिंग यू अगेन। Pleasure, आपको भी अल्लाह हाफिज़ कहेंगे और आप सबको भी अल्लाह हाफिज़ टिल नेक्स्ट टाइम। और ये गाना जो है हम सब मिलके एंजॉय करेंगे। हुआ चार और शहनाई शोर, तू मेरी ओर चल निकला, चढ़ी प्रेम लोर ओ दिल के चोर, कर मेरी भोर अब मुख दिखला। रांझना हुआ मैं तेरा, कौन तेरे बिन मेरा, रौनकें तुम्ही से मेरी, कौन तेरे बिन मेरा, तेरा है चार चुफेरा, कौन तेरे बिन मेरा, वो कौन तेरे बिन मेरा। हुआ चार और शहनाई शोर, तू मेरी ओर अब चल निकला, चढ़ी प्रेम लोर ओ दिल के चोर, कर मेरी भोर अब मुख दिखला। तने थिर के मन बह के तेरा कह के खुद को, मेरे दिल की बात जाने कायनात, तेरे दिल की खबर बस मुझको। तने थिर के मन बह के तेरा कह के खुद को, मेरे दिल की बात जाने कायनात, तेरे दिल की खबर बस मुझको। आना बातें प्यार की लाना, आना थोड़ा प्यार जताना। रांझना हुआ मैं तेरा, कौन तेरे बिन मेरा, वो कौन तेरे बिन मेरा। रंग बिखरा सब निखरा जाए जिधर ये नैना, मुझे खुद पे नाज हुआ पगला, आज रहा अपने ही बस हूँ मैं ना। रंग बिखरा सब निखरा जाए जिधर ये नैना, मुझे खुद पे नाज हुआ पगला, आज रहा अपने ही बस हूँ मैं ना। ना मुझे बस कर लेना, ना जा हंस कर लेना। वो चार और शहनाई शोर, तू मेरी ओर चल निकला, चढ़ी प्रेम लोर ओ दिल के चोर, कर मेरी भोर अब मुख दिखला। रांझना हुआ मैं तेरा, कौन तेरे बिन मेरा, रौनकें तुम्ही से मेरी, कौन तेरे बिन मेरा, तेरा है चार चुफेरा, कौन तेरे बिन मेरा, वो कौन तेरे बिन मेरा। हुआ चार और शहनाई शोर, तू मेरी ओर चल निकला, चढ़ी प्रेम लोर ओ दिल के चोर, कर मेरी भोर अब मुख दिखला।